Hello and welcome to Nimbus IAS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. तो आज हमारे पास 3 टॉपिक्स है, तीनों जनरल स्टडीज 2 पेपर के ऊपर है. सो 2 टॉपिक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशनशिप. ठीक है, ये इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर है ये वाला आर्टिकल. दिस इज अबाउट श्रीलंका एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये वो वाला टॉपिक है, सील्ड जस्टिस. चलिए पहले टॉपिक को देख लेते हैं. सो दिस इज अबाउट सील्ड जस्टिस. जो बोल रहा है इट्स बेसिकली, आपने कभी कभी सुना होगा जब कोर्ट केसेस होते हैं तो जजेस को, जो प्रोसिक्यूशन है या जो गवर्नमेंट है, वो बोलती है देखो कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत हमने कुछ एक्शंस लिए, किसी ने मान लीजिए किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन करी, लेट्स से दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज बीइंग हर्ड एट द कोर्ट. तो गवर्नमेंट कहती है देखो कभी कभी हम ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम किस ग्राउंड्स पे इस बंदे पे हमने एक्शन लिया है. तो जज बोलेगा फिर भी मेरे को तो पता होना चाहिए किस ग्राउंड्स पे. कहते नहीं नहीं देखो ये ना ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है या फिर ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकती है. अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाए तो हम नहीं चाहते कि ये लीक आउट हो. कहते फिर भी, कहते देखिए हम आपको दे देंगे हम एक सील्ड एनवेलोप में, समझ रहे हो. तो पब्लिकली वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, पर सील्ड एनवेलोप में मतलब कवर्ड, ये जज को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे कि इन ग्राउंड्स पे हमने यहाँ पे एक्शन लिया. तो इस ग्राउंड पे जब वो जज एक्शन लेगा तो इसको बोल दिया सील्ड जस्टिस. अब इसमें आप प्रॉब्लम समझिए. इसमें जब गवर्नमेंट ने एक्शन ले रही है यहाँ पे और ये सील्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो जो डिफेंस है, डिफेंस को तो आपने डिस्क्लोज फिर भी नहीं किया. यहाँ पे पब्लिक ग्लेयर में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस बेसिस पे आपने एक्शन लिया. सो इट कॉम्प्रोमाइजेस द डिफेंस ऑफ दोज अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम्स. क्योंकि ये डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि किस बेसिस पे एक्शन लिया. Okay, so this is one situation. Then this undisclosed material, जो मटीरियल उन्होंने यहाँ पे दिया, कभी कभी ये बोलते हैं, डिफेंस बोलता है कि देखो हमारे क्लाइंट को बेल दे दो, कि जेल में है उनको बेल दो. कहते नहीं नहीं ये बाहर जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं, हम बेल नहीं दे सकते, ये इन्वेस्टिगेशन खराब कर सकते हैं. गवर्नमेंट कहती है अच्छा, जज बोलता बताओ फिर कौन सा. कहते हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत सीरियस मैटर है. कहते ठीक है फिर सील्ड एनवेलोप में दे दो. तो अगेन इट कैन बी यूज टू डिनाई बेल. ठीक है, तो इनकी फ्रीडम अफेक्ट हो सकती है यहाँ पे. एंड इट इज मेनी अ टाइम्स इट इज सीन दैट द स्टेट यूजेस दिस प्लॉय टू अवॉइड डीप स्क्रूटनी ऑफ द नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम. एक एग्जांपल दिखाता हूं. अभी रिसेंटली मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सेक्सुअल अब्यूज केस. ठीक है, शेल्टर होम होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी की होती है, एनजीओज के होते हैं, पर गवर्नमेंट का भी उस पर रोल होता है. तो वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज नोट किया गया. ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा था. सो दिस बहुत बड़ा मुद्दा था एक्चुअली. तो ये केस अब इट इज़ बीइंग हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, तो वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको सील्ड एनवेलोप में देंगे. ये समझ लो मुजफ्फरपुर वाला है. ठीक है, तो गवर्नमेंट से जब जज ने बोला कि आपने क्या एक्शन लिया इतने टाइम से इस इश्यू के बारे में, तो हम आपको सील्ड एनवेलोप में देंगे. क्या मतलब इसका? आपने जब एक्शन ले लिया है वो तो पब्लिक डोमेन में ही होगा. Action has been taken. It should be in public domain. तो फिर भी क्यों दे रहे हो? So somewhere it reflects the state trying to avoid deep scrutiny. यहाँ पे ऐसा लगता है क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन था, फिर भी आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? Okay. And then when this is done, the contents are withheld from the lawyers. जो lawyers जो दूसरे पक्ष के हैं, normally defendants, उनसे ये information disclose की जाती है. राइट, तो ये इशू है यहाँ पे. देन देयर वाज वन मोर केस ऑफ द केरला हाई कोर्ट. केरला हाई कोर्ट में आया था यहाँ पे, जहाँ पे एक न्यूज़ एजेंसी है, मलयालम न्यूज़ चैनल है मीडिया वन. तो
उन पे बोला कि आपको जो ब्रॉडकास्टिंग परमिशन गवर्नमेंट ने दे रखी है, गवर्नमेंट ने जो परमिशन दे रखी है टू दिस चैनल, वो कह रहे हैं हम रिवोक कर रहे हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि आप कुछ गलत सलत कर रहे हैं और हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब आई रियली डोंट नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट यू गेट इट राइट। इनके ऊपर एक्शन लिया गवर्नमेंट ने। तो जब इन्होंने अपील किया टू द कोर्ट, तो वे बोले हम सील्ड एनवेलोप में इसके बारे में बताएंगे। तो जज को उन्होंने दे भी दी इन्फॉर्मेशन, इनको नहीं पता किस बेसिस पे हम पे बंद करके रखा हुआ है। सो इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द डिफेंस। तो फिर ये तो हाई कोर्ट की बात है। दिस वाज देन अपील्ड एट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या बात है, ऐसे कैसे? इट इज यू हैव टेकन एन एक्शन एंड यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ अ न्यूज चैनल, आर्टिकल 19 वायलेटिव ऑफ दैट। पर आपका एक्शन जस्टिफाइड है या नहीं है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द डेंजर दैट इज देयर। तो क्या ये प्रोपोर्शनेट है टू द डेंजर? ये मुद्दा तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। पर अगर आप डिस्क्लोज ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? सील्ड एनवेलोप देने से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ये हम बात को नहीं मानते गवर्नमेंट के एक्शन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। यू गेटिंग द इश्यूज ओवर हियर? इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए वैसे यहाँ पे। ओके, सो जो सील्ड एनवेलोप वाले जो चीजें हैं, नॉट टू डिस्क्लोज द एविडेंस बेसिकली, दैट इज प्रोवाइडेड फॉर बाय द लॉ। लॉ उसको प्रोवाइड करता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउज द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, राइट? सो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक इन द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, प्योरिटी ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, या फिर जज बोलता है कि ठीक है नहीं दे सकते, पर मेरे को जानना है कि इंफॉर्मेशन फिर भी मेरे को चाहिए टू सैटिस्फाई द कॉन्शियंस ऑफ द जुडिशरी। But then there is always a scope of misuse, and that is the basic issue that we are looking at, the scope of misuse over here. So in this regard, it is time for the Supreme Court to determine and circumscribe, कि कंडीशन सेट कर दे कि देखिए ये आप जो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट देते हैं किन मुद्दों पे कब कब आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है? तो वो क्लियरली लिस्ट आउट कर दे। तो ये है बेसिकली इस आर्टिकल का सार। एंड आई बिलीव आ सकता है, अगर आ गया तो क्या कर लोगे? तो एक इस पे आंसर भी लिख लो, सील्ड एक नोट बना लो इसके ऊपर कि क्या होता है ये, एसोसिएटेड इश्यूज क्या है, कौन से प्रोविजन है लॉ के जो इसको अलाउ करते हैं, राइट? सो दैट वे यू कैन प्रिपेयर। क्राइसिस इन श्रीलंका। सो व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका? सुना होगा पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि उनका एक जो एग्जाम होता है कि एग्जाम के लिए पेंसिल्स नहीं है, पेन नहीं है, पेपर नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लगा रखी है। तो वहाँ पे बहुत गंदा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है। बेसिकली क्या हुआ है, श्रीलंका हैज फॉलन इनटू अ डेट क्राइसिस। डेट, उधारी, वो सब्सिडी देते थे, ठीक है, कंसेशंस देते थे, तो अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अब पैसे बोरो कर लिए, चाइना से बोरो कर लिए, इधर उधर से बोरो कर लिए, अब पैसे दे नहीं सकते। सो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, या बैंकरप्ट समझ लीजिए जैसी सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। अब पैसे ही नहीं है आपके पास तो आप बाहर से खरीदोगे कैसे? इट सीम्स दैट दे आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग पेपर। इतना पेपर नहीं बनता वहाँ पे, अधिकतर चीज़ें इम्पोर्ट हो रही है। अब इम्पोर्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए कंट्री में, फिर भी अपनी कंट्री में फिर भी ऑर्डर देके बोल दो, पर बाहर क्या करोगे? सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये बैंकरप्सी हो गई है। अब एक चीज़ हम भी सीख सकते हैं कि हमें भी अनसस्टेनेबल फिस्कल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी चाहिए, है ना? हमें फिस्कल डेफिसिट अनसस्टेनेबल लेवल्स पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैंकरप्सी हो जाएगी। फिर ऐसा सिचुएशन हमारी कंट्री में भी हो सकता है। ओके, तो ये जो बैंकरप्सी हो गई है, राइट, सो इट इज ऑल्सो द क्राइसिस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस की। हम इंपोर्ट कर रहे थे, हम ज़्यादा पैसा आ रहा था, हम वापस नहीं कर पा रहे पैसे को वापस, तो ये इशू। ओके, सो नाउ श्रीलंका इज आस्किंग फॉर सपोर्ट। इंडिया को बोल रही है देखो, और इंडिया ने दिया भी है। इंडिया गेव देम एड ऑफ $2.4 बिलियन इंक्लूडिंग अ 500 मिलियन लोन डेफरमेंट। जो पहले लोन श्रीलंका ने हमसे लिए थे उसको भी बोला चलो अब बाद में दे देना, कोई बात नहीं, देखिए पड़ोसी हो, दोस्त हो हमारे, गुजराल डॉक्ट्रिन, बड़े देश को छोटे देश के बारे में थोड़ा और सद्भावना के साथ सोचना चाहिए।
इंडिया के साथ साथ चाइना तो है ही उनका यार दोस्त, बीजिंग, ठीक है। तो चाइना से भी वो मांग रहे हैं कि उनसे तो बहुत सारा पैसा लिया था। इनफैक्ट चाइना की तो पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी, दूसरी कंट्री को डेट के ट्रैप में डाल दो, उधारी के ट्रैप में, इतना लोन दे दो और देते रहो, बोलो कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, फिर पता है उनके पैसे दे नहीं पाएंगे तो फिर ट्रैप हो जाएंगे, फिर उनसे जो मर्जी काम करवाते रहो। तो चाइना की तो पॉलिसी है। ऐसे ही एक पॉलिसी होती है आईएमएफ की। आईएमएफ का काम है कोई भी कंट्री अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ट्रेड इम्बैलेंस वाली, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, सो इट कैन प्रोवाइड देम मॉनेटरी सपोर्ट, ठीक है। तो ये ब्रेटन वुड ट्विंस है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। बस ये फ़र्क है कि ये जो आईएमएफ है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज़ है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म गोल्स देते हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ओके, तो ये है करेंसी स्टेबिलिटी वगैरह के लिए देते हैं। तो पर आईएमएफ को ये जाना नहीं चाहते थे कभी भी, और हम भी नहीं जाना चाहते आईएमएफ के पास, बिकॉज आईएमएफ के पास अब पैसे मांगोगे बोलेंगे नहीं नहीं आप पहले श्रीलंका में वो लाइए कैपिटलिज्म, कुछ टैक्स रिफॉर्म्स कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। सो इट अंडरमाइंस द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम है, और ये वर्ल्ड बैंक का भी है। तो वो अपना एजेंडा भी फॉलो करते हैं, आपको लोन दे रहे हैं तो अपना एजेंडा भी वो फुलफिल करेंगे। सो दिस इज नॉट, कोई भी कंट्री नहीं ऐसा चाहेगा, राइट। तो ये यहाँ पे श्रीलंका में बेसिक मुद्दा है, एंड वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट। ओके, इफ श्रीलंका फॉल्स इनटू मोर एंड मोर डेट, चाइना के पास बहुत पैसा है, कहते हैं हम दे देंगे तुमको, क्या बात है, तुमको ऐसा करो, तुम ये हमें ना ये पोर्ट दे दो, इंडिया के पास में है, यहाँ पे हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन रख लेंगे। तो इंडिया इज कंसर्न अबाउट दिस ऑन वन इशू इज दैट चाइना के साथ ये ज़्यादा चला जाएगा। दूसरी चीज़ें आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन, पीपल हैव स्टार्टेड टू माइग्रेट, तब स्पेशली तमिल पॉपुलेशन हैव स्टार्टेड टू माइग्रेट टूवर्ड्स इंडिया। अभी रिसेंटली रेफ्यूजीज को पकड़ा था, एंड ऑलरेडी हमारी कंट्रीज में 3 लाख रेफ्यूजीज है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हमारा जब एंटी तमिल प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम का मतलब है जब तमिलियंस को ये लोग अटैक कर रहे थे, किल कर रहे थे selectively, right? So it's basically one community targeting, majority community targeting the minority in their respective countries. Okay, तो ये यहाँ पे आ गए थे। तो ऑलरेडी देर आर 3 लाख रेफ्यूजीज, और हम वैसे ही उनसे परेशान हैं कि उनको वापस कैसे भेजे, हम उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, इंडिया श्रीलंका रिलेशन इज होस्टेज टू दिस सिचुएशन ऑल्सो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर, ये और एग्रेवेट हो सकता है। दूसरी बात है, जब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ये स्मगलिंग भी हो सकती है इससे, ट्रैफिकिंग भी हो सकती है इससे, एंड इट कैन विप अप इमोशंस इन बोथ कंट्रीज। कि तमिलनाडु वाले बोले कि तमिलियन की हमारे तमिल भाई जो श्रीलंका में है वो अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ करो, इंडिया पे प्रेशर डाले, तो विप अप इमोशंस इन बोथ कंट्रीज। तो ये एक इशू है जिसको इंडिया को सोचना पड़ेगा होलिस्टिकली। एंड दूसरी बात वो बोल रहा है, एक छोटा सा डाल दिया इसमें आर्टिकल में, कि एक आजकल न्यूज़ में है फिशरीज डिस्प्यूट पॉक पे एरिया के अंदर जो हमारा डिस्प्यूट है, इंडिया शुड फोकस ऑन रेक्टिफाइंग दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर ये आर्टिकल है कि वी नीड टू रीडिफाइन आवर रिलेशनशिप विद रशिया, ठीक है। समझ ही रहे हो, वैसे तो आजकल रशिया का कितना न्यूज़ में रहता है, तो उसी का समअप है। इट्स अ प्रोफेसर हु इज राइटिंग दिस आर्टिकल। सो इट्स वेरी सिंपल, सी रशिया अटैक्ड यूक्रेन, उनको वो बोल रहे थे, यूक्रेन को बोल रहे थे, मैं उसी सीक्वेंस में जा रहा हूँ, यूक्रेन का बोल रहे थे कि वो नाटो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, और नाटो इज अ फ्रंट अगेंस्ट रशिया। तो ये कोल्ड वॉर के टाइम पे चलता आ रहा था, यूएसएसआर जब होता था यहाँ पे, अब क्यों है, तो वो कहते हैं हमारी ये सिक्योरिटी सेफ्टी को कंसर्न था, और उनकी एक ये रेड लाइन थी कि एक तो यूक्रेन नहीं जाना चाहिए, जॉर्जिया नहीं जाना चाहिए। जॉर्जिया तो चला गया तो कुछ नहीं बोले, कहते अब तो हमको करना ही पड़ेगा कि यूक्रेन जो हमारा बफर था बिटवीन नाटो एंड रशिया, उसमें ये आ गए, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया अगर ये ज्वाइन कर लेंगे। तो दे इन्वॉल्व और कहा कि हम डीनाजिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है नाउ। इन्फ्यूरिएट तो कोई भी कंट्री हो जाएगी, गुस्सा हो तो कोई भी कंट्री हो जाएगा, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई वॉर। वो वॉर, और वो भी जिस तरह का वॉर हो रहा है वहाँ पे, इट इज वायलेटिव ऑफ ऑल द इंटरनेशनल
लॉस जो है वहाँ पे अब बिल्डिंग्स अफेक्ट हो रही है, सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया जा रहा है, राइट? सो इट इज अफेक्टिंग इट इन ऑलमोस्ट एवरी वे। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है यहाँ पे। अब इस केस में द वेस्ट के मेरा मतलब है यूएस एंड इट्स अलाइज, नाटो कंट्रीज एक्सेट्रा। अच्छा, एक चीज और, ये यूक्रेन के बाद कह रहे हैं कि पोलैंड का नंबर लगने वाला है। ठीक है, तो ये शायद ये खत्म नहीं होगा। अब वेस्ट जो है, वेस्ट बोल रहा है यार ये क्या है, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। वो बोलते हैं कि हम सैंक्शन लगा देंगे, इस पर सैंक्शन लगा दिया इन्होंने। और वो बोल रहे हैं हम रशिया को आइसोलेट करेंगे। वो बोल रहे हैं इंडिया तुम क्या कर रहे हो, तुम इन रशिया के दोस्त हो, तुम्हें हम प्यारे हैं, वेस्ट प्यारा है हम तुमको, यूएस वगैरह, या तुमको रशिया वगैरह प्यारा है। इंडिया दुविधा में है क्योंकि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, राइट? वी हैव यूएसएसआर हैड हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, जब यूएस पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, एंड इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स नॉन अलाइंड पॉलिसी थोड़ा सा आइसोलेट भी हो गया था, तब रशिया हमको हेल्प करता था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अकेले थे तो रशिया हमको हेल्प करता था वहाँ पे। चाइना के साथ वॉर हो गया था, लगा लो कंट्रीज जो भी है। सो इट वॉज रशिया हु वाज सपोर्टिंग अस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसने डाला हमको? रशिया ने डाला यहाँ पे। जब 1971 वॉर हो रहा था हमारा, ठीक है, तो पाकिस्तान और यूएस, मतलब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, यूएस वुड हैव इंटरफेयर्ड। तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी एक वहाँ पे कैरियर भेज दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर। उनको पता था कि अगर हमने वॉर किया, इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट दिया, तो रशिया इंडिया को देगा, एंड इनडायरेक्टली देयर विल बी अ वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया। तो वो इट बिकेम एन इंडिया पाकिस्तान अफेयर ओनली। So they have helped us like anything. And furthermore, lot of our military hardware that we have, आज जो पड़ा हुआ है वो रशिया ने दिया है, अगर हमको स्पेयर्स वगैरह चाहिए। और एक चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कॉन्टिनेंटली, अगर आप देखोगे, ये आपका रशिया आता है, यहाँ पे आपका चाइना आता है, और नीचे आपका इंडिया आता है। ठीक है, तो इंडिया को चाइना से खतरा है, रियल खतरा जो है। हो सकता है रशिया अपना इन्फ्लुएंस यूज करके चाइना को बोले यार क्या तुम कर रहे हो छोटे से छोटे बॉर्डर के पीछे, तो उन पे प्रेशर डाल सकता है वहां पे। दैट इज वन प्लॉय। तो इंडिया हैज बीन थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंस यहाँ पे ले रहा है। जब यूएस एंड इट्स अलाइड कंट्रीज यूएन में वोट करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी रिसेंटली यूएनजीए में अभी वोट हुआ है, इंडिया ने अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंडिया ने सब में अब्सटेन किया है, डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी नहीं किया है यहाँ पे। तभी वो बोल रहे हैं क्रेमलिन हैज प्रेज्ड इंडिया फॉर टेकिंग एन इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस पोजिशन। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो वेस्ट बोल रहे हैं, अभी आप देखे रहे होंगे कि मैंने पहले एडिटोरियल में भी बताया था आपको कि वेस्ट के अभी काफ़ी सारे लीडर्स हैं हमारी कंट्री में, धाड़ दे के आ रहे हैं वो, और वो अनशेड्यूल्ड मीट से। तो इट इज़ बेसिकली टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया कि आप रशिया पे बोलेंगे तो थोड़ा और प्रेशर बनेगा। ऊपर से अभी बाइडेन ने भी बोला कि हमने सैंक्शन लगा दिया है, ऑयल के इशू को भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑयल पे हम नहीं अभी लगा रहे हैं, पर अगर इंडिया करता है, इंडिया विल बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो वी आर लुकिंग एट इम्पोर्टिंग चीप ऑयल। अभी सैंक्शन हो गया तो हम फायदा उठाना चाहते हैं कि सस्ता ऑयल रशिया से हम उठा के यहाँ पे रख ले। बट you get the overall issues over here with India, right? तो इंडिया में बी गेटिंग एलियनेटेड टूवर्ड्स द वेस्ट और इंडिया के बीच में शायद तनाव बन जाए इसकी वजह से। ठीक है, अगर वो रशिया के ऐसे जो एक्शंस है उनको कितनी देर जस्टिफाई करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो रशिया थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल से पावर हो रही है इन द रिसेंट टाइम्स, एंड इट मे बी अंडरमाइनिंग इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंडिया कितने टाइम तक इसको कैसे बैलेंस करता रहेगा, प्रेशर बहुत पड़ा हुआ है इंडिया के ऊपर, राइट? तो ये चीज़ है। तो वही बोल रहे हैं ये आर्टिकल में दैट इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप इन द मॉडर्न टाइम्स। तो इंडिया को वो रीडिफाइन करने की अपनी ज़रूरत है। और आज की डेट में रशिया इज सीन, अगर पिछले टाइम पे रशिया को देखा जा रहा था एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पावर, एज अ न्यूक्लियर पावर, आज रशिया बोल रहे हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स से, कोई हमको अटैक करे हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। यूक्रेन के पास नहीं है तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स मोबिलाइज कर रखी है। सो इट इज बीइंग सीन एज अ न्यूक्लियर आर्म्ड बुली, और ऐसे कंट्री के साथ सपोर्ट करना हमारा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे।
right? So that is the policy conundrum that India has. Okay, this is the problem that India has over at this point of time. So India would have to reassess its relationship. और एक डायमेंशन है जो आर्टिकल में यहाँ पे डाला है, द रियल स्ट्रैटेजिक चैलेंज. तो बोल रहा है कि रशिया पे जब ये सैंक्शन पड़ गया है, तो चाइना बोल रहा है कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, सैंक्शन है तो है, हम आपको सपोर्ट करेंगे. कहते कौन होता है सैंक्शन लगाने वाला, यूएस कौन होता है, हम नहीं मानते, हम तो यूएन को मानेंगे. उनको पता है कि यूएन में तो वीटो हो जाएगा. तो उनसे इनकी इंटेंसिफिकेशन ऑफ टाइज हो रही है. अब जब रशिया और चाइना के टाइज अच्छे हो रहे हैं तो, और चाइना का पैसा रशिया को चाहिए, तो एक तरह से चाइना के ऑर्बिट में आ जाएगा रशिया, राइट? सो दिस विल पुश हिम फर्दर इनटू चाइनाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्बिट. ठीक है, सो इट विल पुट देम इनटू दिस थिंग, राइट? सो ये हमारे लिए कंसर्न है, बिकॉज देन इट फर्दर अंडरमाइंस इंडियाज इंटरेस्ट. वो चाइना अगर बोलेगा कि हम तो सोचते थे ना कि रशिया चाइना पे प्रेशर डालेगा, अब चाइना रशिया को बोल सकता है देखो हमें ये वॉर करना है इंडिया पे, तुम चुप रहना, ऐसा भी हो सकता है. तो इंडिया नीड्स टू रीअसेस द सिचुएशन, और ये आर्टिकल बोल रहा है, फेवर कर रहा है कि इंडिया नीड्स टू रिकंसिडर, एंड मे बी it will be prudent to focus on the western countries at this point of time, because वो शायद हमको और डेवलप और एडवांस होने में हेल्प करे in our long term goals. Right then, so this basically concludes our editorial and opinion analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.